चले ना जोर इश्क पे पार्ट 28। अरमान और कुछ बोले बिना नंदिनी को गले लगा लिया। नंदिनी की आंखों से आंसू गिरने लग गए थे। कुछ मिनट के बाद अरमान अपने आप को कंट्रोल करके नंदिनी को खुद से दूर करके उससे नजरें चुराने लगा। नंदिनी भी एहसास महसूस कर रही थी। ऐसे अचानक अरमान उसे गले लगा लेगा ये वो भी नहीं सोची थी। दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। कार में रखे अरमान का फ़ोन बार बार बजे जा रहा था। कुणाल जो थोड़े दूर पर था वो पास आकर बोला, बॉस आपका फ़ोन रिंग हो रहा था, अंजलि मैडम की कॉल बार बार आ रही है। अंजलि के नाम सुनकर नंदिनी जैसे सपनों से जागी और एक बार अरमान को देखकर उससे थोड़े दूर पर जाकर समुद्र के पानी पर पैर डुबाकर डूबती सूरज को निहारने लगी। अंजलि का फ़ोन फिर से आया। अरमान नंदिनी को देखा जो समुद्र के गहराइयों को देखकर उसमें खोई हुई थी। अरमान बोला, हेलो। अंजलि बोली, अरमान कहाँ हो आप? कितनी देर से आपको कॉल कर रही हूँ, आप ठीक तो हो ना? अरमान बोला, हाँ ठीक हूँ, तुम बताओ क्यों कॉल किया था? अंजलि नाराज़गी जताकर बोली, ये किसका सवाल है अरमान, हम दोनों मंगेतर हैं। मेरे ख्याल से ये रिश्ता काफ़ी है आपको कॉल करने के लिए। अरमान चुप हो गया। अंजलि आगे बोली, अरमान एक बात पूछूं? अरमान बोला, हाँ पूछो। अंजलि बोली, आप मुझे पसंद तो करते हो ना? अरमान नंदिनी को देखा जो थोड़ी दूर पर दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी थी। अरमान बोला, अंजलि अभी फ़ोन रखता हूँ, एक ज़रूरी कॉल वेटिंग में है बोलकर फ़ोन कट कर दिया। अरमान कुणाल से बोला, कुणाल मुझे कार तक लेकर चलो। कुणाल बोला, यस बॉस। अरमान थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला, नंदिनी आ जाओ, घर चलना है। नंदिनी को सुनाई नहीं दिया, वो वैसे ही अपनी सोच में खोई हुई समुंदर को निहार रही थी। अरमान बोला, कुणाल नंदिनी को बुला दो, घर चलना है। कुणाल नंदिनी के पास जाकर बोला कि बॉस घर जाना चाह रहे हैं। रात को मेडिसिन लेने के बाद नंदिनी अरमान के रूम पर सोफे में सोने लगी तो अरमान उसे बोला, नंदिनी तुम अपने रूम पर जाकर आराम से क्यों नहीं सो रही हो? 4 दिन से तुम ठीक से सो नहीं पाई हो। नंदिनी बोली, कौन बोला मैं सो नहीं पाई हूँ? आपका सोफा इतना बड़ा है कि मैं आराम से सो पाती हूँ इसमें, और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मतलब जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हो मैं ऐसे ही इसी रूम पर सोफे पर सोऊंगी। अरमान का दिल जोर से धड़क उठा नंदिनी के लिए। इस फीलिंग्स को महसूस करने लगा था। इस सब से वो अनजान नहीं था, लेकिन कहीं नंदिनी को ऐसा न लगे कि अब कमज़ोर और बीमार है इसलिए उसकी ओर ढल रहा हूँ। इस वजह से खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाकर नंदिनी को खुद से दूर रहने को बोलता था। दूसरे दिन सुबह आरुषि सिया और मुकुल के घर पर पहुंच गई थी। सिया प्रेग्नेंट थी इसलिए वह घर पर थी और मुकुल क्लिनिक चला गया था। आरुषि बोली, सिया डॉक्टर मुकुल दिखाई नहीं दे रहे हैं? सिया बोली, हाँ वो सुबह जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल गए हैं, लेकिन मैं उनसे बोली हूँ कि तुम आने वाली हो इसलिए आज लंच हमारे साथ यहाँ घर पर आकर करेंगे। आरुषि को लगता था डॉक्टर मुकुल को जरूर अरमान के बारे में पता होगा, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो लंच के लिए यहाँ रुकने को राजी हो गई। लंच का टाइम था। डॉक्टर मुकुल घर पहुंचा तो देखा आरुषि और सिया दोनों लंच टेबल पर उसका वेट कर रहे थे। मुकुल बोला, हाय आरुषि, कैसी हो तुम? आरुषि बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुकुल, तुम कैसे हो बताओ? और अरमान बता रहा था तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा यहाँ बहुत नाम है। मुकुल मन में सोचा, अरमान आरुषि को मेरे बारे में बताया था तो क्या नंदिनी के बारे में मल्होत्रा फैमिली को सब बता दिया है वह? आरुषि मुकुल के चेहरे पर बदलते एक्सप्रेशन को देखकर समझ गई कि डॉक्टर मुकुल को अरमान के बारे में कुछ तो पता है। सिया बोली, अच्छा तो क्या अब तुम दोनों के बीच फिर से फ्रेंडशिप हो गई है? आरुषि बोली, हाँ और क्या, अरमान सब कुछ भूलकर अब आगे बढ़ने को तैयार है। उसने मुझे खुद बताया था। पहले वो नाराज़ था, सच बताऊं तो पिछले 4 साल से वो नाराज़ था, लेकिन अब उसके लाइफ में कोई आ गई है और उसके खातिर वो पुरानी सारी बातें भूलकर आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमारे बीच अब सब कुछ ठीक है। मुकुल स्माइल करके बोला, चलो अच्छा है, तुम दोनों अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश हो। मुकुल के मुंह से ही सुनने के बाद सिया की आंखें फैल गई और आरुषि जो सूप पी रही थी उसके गले में सूप ऐसे अटकी के खांस खांस कर उसकी हालत खराब हो गई। आरुषि को इस तरह से रिएक्ट करते देख मुकुल समझ गया कि उससे एक बड़ी गलती हो गई है। सिया बोली, मुकुल लाइफ पार्टनर से मतलब क्या? अरमान के लाइफ में कोई और लड़की है क्या जिसे तुम जानती हो? मुकुल फौरन अपनी बात को बदल कर बोला, लाइफ पार्टनर से मतलब उसके होटल चलने का बिजनेस। अब आरुषि के छोड़ने के बाद जैसे वो जिद बना लिया हो कि बिजनेस को ही अपना पूरा टाइम और लाइफ सब दे देगा।
देखना अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में टॉप बिजनेसमैन में अरमान का नाम पहुंच जाएगा। आरुषि टिश्यू से मुंह साफ करती हुए बोली, थैंक्स मुकुल, थैंक्स सिया इतनी अच्छी लंच के लिए। अभी मुझे कुछ काम है, मैं निकल रही हूँ। सिया बोली, लेकिन आरुषि तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। आरुषि बोली, बहुत अर्जेंट काम याद आ गया है, बाद में आकर लंच के साथ डिनर भी करके जाऊंगी। आरुषि बाय बोलकर निकल गई। उसके जाने के बाद मुकुल खुद से बोला, ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया। अब ये आरुषि चुप नहीं रहेगी। आरुषि कार में बैठकर सोची, मुकुल को सब पता है, लेकिन वो अरमान का बेस्ट फ्रेंड है। पूछने पर मुझे कुछ नहीं बताएगा, मुझे क्या वो अपनी वाइफ सिया को भी कुछ नहीं बताएगा, लेकिन मैं भी पता लगा कर रहूँगी कि मुकुल जो बोला था वो क्या था। क्या सच में यहाँ अरमान के लाइफ में कोई लड़की है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरमान मुझे जान से ज़्यादा चाहता था, वो किसी और को नहीं अपना सकता है। ओ गॉड, सिरदर्द से फटा जा रहा है। ड्राइवर, किसी मेडिसिन स्टोर के सामने गाड़ी रखकर एक सिरदर्द की दवा लेकर आना। आरुषि डिटेक्टिव सलमान को अरमान के साथ साथ डॉक्टर मुकुल के ऊपर नज़र रखने को बोली। सलमान वैसा ही किया, अपने एक आदमी को डॉक्टर मुकुल के पीछे लगा दिया था। दिन भर कुणाल अरमान के रूम पर बैठकर काम किया। इवनिंग से पहले नंदिनी अरमान को फिर से नीचे गार्डन में घुमाने लेकर आई। गार्डन में आकर अरमान को बहुत अच्छा लग रहा था। रंग बिरंगे फूलों के साथ खूबसूरत डिजाइन में कटिंग किए गए ट्रीज को देखकर कुछ पल के लिए वो अपना तकलीफ भूल गया था। अरमान बोला, नंदिनी तुम्हें फूल पसंद है? नंदिनी बोली, ये कैसा सवाल है, आखिर फूल किसको नहीं पसंद? अरमान हल्के स्माइल करके बोला, कुछ सालों से मुझे फूल पसंद नहीं था। नंदिनी बोली, मतलब? अरमान बोला, मतलब पिछले 4 सालों से मैंने कभी हाथ में फूल को टच भी नहीं किया था। नंदिनी वहाँ खिल रहे गुलाब के फूल को टच करके बोली, अरमान सर ऐसे देखिए कितना सुंदर है। पीच कलर की सलवार सूट में नंदिनी बहुत सुंदर लग रही थी, और जब वो हाथ में उस फूल को लेकर अरमान को बोली कि देखिए फूल कितना सुंदर है, अरमान नंदिनी को एकटक देखने लगा था। गुलाब के पेड़ के पास झुकी नंदिनी हाथ में उस गुलाब लिए ऐसे दिख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कलाकार का खूबसूरत चित्र हो। अरमान को अपनी ओर ऐसे देखते देख नंदिनी फूल को छोड़कर सीधी खड़ी होकर बोली, अरमान सर क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? अरमान खुद को कंट्रोल करके दूसरी ओर देखकर बोला, कुछ नहीं। तभी नंदिनी के फ़ोन पर माधुरी जी का फ़ोन आया। नंदिनी 4 दिन से अपनी माँ से फ़ोन पर बात करना ही भूल गई थी। अरमान का एक्सीडेंट के बाद वह सब कुछ भूल गई थी। नंदिनी फ़ोन उठाई थी तो उधर से माधुरी जी बोली, नंदू तू ठीक तो है ना? 4 दिन से हो गया बेटा तुमसे बात किए हुए, तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया। घबराहट के मारे मेरी जान जा रही थी। सुबह फ़ोन की थी लेकिन तूने उठाया नहीं, और तूने किसी और का नंबर भी तो नहीं दिया, तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी क्या हाल है। नंदिनी बोली, माँ सॉरी, वो काम ही कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए वक्त नहीं निकाल पाई थी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़े दूर पर व्हील चेयर पर बैठा अरमान की ओर देखकर बोली, बस यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है माँ, जिस वजह से थोड़ा बिजी हो गई हूँ। माधुरी जी बोली, ठीक है बेटा, लेकिन जितना भी बिजी रहो शाम को एक बार फ़ोन कर देना, तसल्ली मिल जाती है। नंदिनी बोली, ठीक है माँ, कल से रोज़ करूँगी। अच्छा बाय। अरमान नंदिनी को अपनी माँ से बात करते हुए देख रहा था। फ़ोन रखने के बाद नंदिनी अरमान को गार्डन में कुछ देर घुमाई, फिर उसे लेकर ऊपर अपार्टमेंट में आ गई। नंदिनी सहारा देकर अरमान को बेड पर बैठाई और फिर व्हील चेयर को के साइड में रखकर बोली, आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। अरमान बोला, नंदिनी सुनो। अरमान की आवाज़ से नंदिनी वहीं रुक गई। नंदिनी बोली, जी बोलिए सर। अरमान बोला, यहाँ आओ मेरे पास। नंदिनी की धड़कनें तेज होने लगी थी। वो दबी कदमों से अरमान के पास आकर खड़ी हो गई। अरमान बेड पर इशारा करके बोला, यहाँ बैठो। नंदिनी को बहुत अजीब सा लग रहा था। वो धीरे से बेड पर बैठ गई। अब आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक टाटा बाय बाय।